Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor, Business Administration, SPC Government College, Ajmer. बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बिज़नेस मैनेजमेंट का पेपर बिज़नेस लॉज या बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है और बेसिकली इसमें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम शामिल करते हैं, साथ ही साथ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसमें इंक्लूडेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो बिज़नेस लॉज है उसमें बेसिकली जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, साथ ही साथ अग्रीमेंट करते हैं। सुबह की शुरुआत से लेकर के शाम तक हम कई सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। तो क्या ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लीगल होते हैं? इन्हीं के बारे में हम बिज़नेस लॉज के अंदर डिस्कशन करते हैं। बिज़नेस लॉज का इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम लेने जा रहे हैं कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, साथ ही साथ में द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं 1872 की, तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसी भी बिज़नेस की सक्सेस या सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के बनाए गए हैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि आप सुबह ब्रेड लेने जाते हैं, बटर लेने गए हैं, होम अप्लायंस लेने गए हैं, क्लॉथ्स लेने गए हैं, बुक्स लिए हैं, जर्नी टिकट्स लिए हैं, एंटरटेनमेंट टिकट ले रहे हैं, तो हर एक में लेन देन हो रहा है। आप टिकट ले रहे हैं और बदले में पैसा दे रहे हैं। तो जब आप आपस में लेन देन कर रहे हैं तो एक तरह का अग्रीमेंट आपके और जो टिकट देने वाला है या जो ब्रेड देने वाला है, क्लॉथ्स देने वाला है, उनके मध्य हो रहा है, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फंडामेंटल टू वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। विदाउट दिस टोटल बिजनेस एज वेल एज एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम में कोलैप्स। और जो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में सर विलियम एंसन ने भी बताया कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट व्हाट अ मैन हैज़ बीन लेड टू expect shall come to pass and that what has been promised to him shall be performed। इसी तरह अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करें, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, भारत में भारतीय अनुबंध अधिनियम की क्या स्थिति है उसके बारे में देखेंगे। तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारत में नहीं आया था, उससे पहले कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था। एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक लॉ द कोर्ट्स वर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंसेस इन देयर डिसीजंस। द रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ वर freely applied when they were thought not in conflict with these principles. To remedy this unsatisfactory state of affairs in 1781, the Supreme Court of Calcutta and in 1797, the Supreme Court of Bombay and Madras were empowered to supersede English common law and to apply the Hindu law and the Mohammedan law and their usage in deciding the cases. Therefore, Hindu law was applied, whereas both the parties were Hindus and where both the parties were Mohammedans, Mohammedan law was applied to regulate their contracts. लेकिन यदि ऐसा केस है जहाँ की एक पार्टी हिंदू है और दूसरी मोहम्मदन है, तो उस केस में डिफेंडेंट का लॉ जजेस ने इम्प्लीमेंट किया। और इंडियन लॉ relating to contract is now embodied in the Indian Contract Act 1872. Originally एक्ट में 266 सेक्शंस थे इन 11 चैप्टर्स, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता गया 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसमें इंक्लूड किया गया और इन द ईयर 1932 द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पार्टनरशिप वर रिपेल्ड फ्रॉम दिस एक्ट ऑन द
प्रोमulgation ऑफ सेपरेट एक्ट्स फॉर द सेम, अलग अलग दोनों के लिए एक्ट बना दिए गए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज वेल एज पार्टनरशिप एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजंस जो हैं बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक देखे जा सकते हैं। डिटेल में ये चैप्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे। सेकंड है सर्टेन स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट या गारंटी एंड गारंटी, जो कि सेक्शन 124 से लेके 147 तक है। इसी के साथ में बेलमेंट, निक्षेप या प्लेज से रिलेटेड सेक्शंस हैं 148 टू 181 एंड एजेंसी सेक्शन 182 टू 238। तो ये बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भूमिका हमने देखी है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विभिन्न प्रकार के सेक्शंस में डिवाइडेड है, और ये विभिन्न प्रकार के सेक्शंस के अकॉर्डिंग जब इनको विभाजित किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें आगे की स्टडी करनी है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका स्कोप क्या है, कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सर जॉन सैलमंड ने इसके लिए कहा है कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट, नॉर इट इज़ द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, it is the law of those agreements which create obligations and of those obligations which have their source in agreement। तो जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट, संपूर्ण ठहराव का लॉ नहीं है। दिस इज़ द ट्रू thing because the law of contract applies to only those agreements which give rise to legal obligation between the parties। जब दो पार्टीज़ के मध्य में वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है उन्हीं एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू दोज एग्रीमेंट्स वेयर द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। जैसे कि आप सुबह कॉलेज आते हैं और आपकी मदर आपको कहती है कि 1 किलो आलू लेते आना, आप ले जाना भूल जाते हैं। आप दोनों के बीच में अग्रीमेंट तो हुआ है, उन्होंने कहा है कि आलू लाना, आपने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा, लेकिन आप ले जाना भूल गए हैं। तो ये किस तरह का हुआ है? सोशल अग्रीमेंट है। क्या आप आलू नहीं ले गए तो आपकी मदर कोर्ट जाएगी आपके खिलाफ? नो। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द सोशल अग्रीमेंट। लाइक दिस पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो सकते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो ये ऑब्लिगेशंस कभी भी इंटेंशन ऐसा नहीं होता है जिसमें कि लीगैलिटी हो। तो देयरफॉर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज ओनली टू दोज एग्रीमेंट्स विच आर मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। सेकेंड बात इसमें इंपॉर्टेंट आती है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। इट इज़ ऑल्सो ट्रू because the legal obligation do not arise only from lawful voluntary agreements. Legal obligations may also arise from civil wrong or tort, judgments or law courts, or the status or the relationship between husband and wife, trustees and beneficiaries. The law of contract is concerned only with the obligations which have source in voluntary civil agreements. The obligations which arise from any source are not the subject matter of the law of contract. Such obligations are subject to their respective laws. So this was the introductory part of Indian Contract Act 1872. Next features of this act will continue in our next lecture.